गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ 15 नीलकंठ पढ़ेंगे, है ना। इसकी जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी हैं, है ना। और महादेवी वर्मा जी संक्षिप्त परिचय मैं आपको देती हूँ। उनका जन्म कहाँ हुआ था? फारुखाबाद में, उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में 1907 को हुआ था, है ना। इन्होंने संस्कृत में एमए किया था और फिर इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया और ये छायावादी कवियों में से एक है ना। इनकी जो अधिकतर जो लेख हैं गद्य में वो रेखाचित्र और संस्मरण में लिखे हैं इन्होंने, है ना, जिसमें कि उन्होंने जो दुखी या व्यथित लोग हैं उनका वर्णन किया है ना। उन्हीं में से पशु पक्षियों के बारे में वर्णन किया है। उन्हीं में से एक आपका जो पाठ है उनकी उसका लिखा हुआ लेखिका का वो है नीलकंठ, है ना। तो नीलकंठ एक ऐसे मोर की कहानी है ना, जिसको उन, है ना। तो जिसमें लेखिका ने मतलब जीव जंतु के प्रति प्रेम और लगन लगाव के बारे में उन्होंने अपना बताया है इसमें, है ना। तो वो क्या करती थी, उनके चिड़ियाखाने का जो उनका वो था, उन्होंने जो चिड़ियाखाना बना हुआ था उसके पक्षी और तथा जानवर भी उनके साथ इसी तरह से घुल मिल जाते थे मानो वो परिवार के सदस्यों ने पशु पक्षियों को पालने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो उसी में से आपकी ये कहानी है नीलकंठ, है ना। ये एक रेखा चित्र है ना। रेखा चित्र के माध्यम से लिखा गया है। तो रेखा चित्र का मतलब होता है स्केचिंग करना, जैसे इंग्लिश का जो वर्ड होता है स्केचिंग करना, मतलब आपको स्केच के माध्यम से किसी का चित्र बनाना। तो वैसे ही रेखा चित्र जो होता है आपका शब्द रेखाओं के माध्यम से, है ना, किसी के व्यक्ति के व्यक्तिगत भावों को उजागर करना होता है इसमें रेखा चित्र में। तो फिर आपका पाठ हम आरंभ करते हैं, है ना। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। तो उन्होंने कहा कि एक दिन वो अतिथि किसी मेहमान को स्टेशन पहुंचा कर लौट रही थी, तो उन्होंने चिड़ियों और खरगोश की जो दुकान थी उनको ध्यान आ गया और वो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि वो वहाँ पर लेके चले उन्हें, है ना। और बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने बड़े मियाँ को, जो चिड़िया वाले जो बेचा करते थे, उनकी दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का उन्होंने संकेत किया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था, है ना। तो जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी तो इससे पहले कि लेखिका कुछ कह पाती तो उन्होंने जो चिड़िया बेचने वाला था उसने बोलना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जैसे ही कहा कि सलाम गुरुजी, उनको नमस्ते करा और उनसे कहा कि पिछली बार आपने कहा था कि आपको मोर के बच्चों के लिए आपने पूछा था, है ना। तो शंकरगढ़ में से एक चिड़ी मार दो मोर के बच्चे पकड़ लाया है, एक मोर है और एक मोरनी, आप पाल ले, है ना। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे, है ना। तो उन्होंने उनको बताया कि शंकरगढ़ से कोई चिड़ी मार था जो चिड़ियों को पकड़ता होगा, तो वो 2 मोर के बच्चे पकड़ के लाया है और एक मोर है और एक मोरनी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको पाल लें, है ना। तो मोर के जो पंजे हैं उनसे दवा बनती होगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग उनसे खरीदने के लिए आए थे, लेकिन मैंने उनको नहीं बेचा। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसे मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूँ। टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो, है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि इन बच्चों को मारा जाए, है ना। तो मेरे सीने में भी इंसान का दिल है और मैं ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे मारने के लिए उनको दे दूं। तो इसलिए मैंने उनसे टालने के लिए, पीछे छुड़ाने के लिए उनसे कहा कि मेरे से गुरुजी ने मंगवाए हैं। उसने कहा कि मेरा रोजगार ही ऐसा खराब है कि बस उनको पकड़ो या उनको मारो, है ना। किसी भी तरह से उनको पकड़ना है, चाहे वो मरे हुए पकड़े जाएँ या जिंदे पकड़े जाएँ। बड़े मियाँ की भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। उन्होंने कहा कि जो बड़े मियाँ थे उनके बोलने मतलब कंटिन्यू बोलते होंगे, है ना, लगातार बोलने की उनकी आदत है ना। तो उन्होंने कहा कि सुनने वाला थक जाए, आखिरकार जब बहुत उसे चिढ़ जाए तो वो जहाँ पर उसको रोक दे कि भाई बहुत हो गया अब मत बोलो, तो वहीं पर उसको उनके बोलने की जो है स्टेशन मान लिया जाता है, वहीं पर वो चुप हो जाते थे। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा,
मोर के बच्चे हैं कहाँ हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम था कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो उन्होंने उनको बीच में रोकते हुए कहा कि मोर के बच्चे कहाँ हैं। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे, है ना। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उसको बीच में रोका कि भई आप मुझे बताओ कि मोर कहाँ है, तो उन्होंने इशारा करके दिखाया होगा, उन्हें बताया होगा कि कहाँ है। तो उन्होंने जब उसको इशारा करा तो उन्होंने देखा, उनकी नज़र दृष्टि में नज़र उनकी तरफ गई, पिंजरे की तरफ गई, जहाँ पर तीतर के बच्चों के समान 2 बच्चे बैठे थे। और पिंजरा इतना संकीर्ण था, मतलब संकरा मतलब बहुत नैरो बोलेंगे ना, हाँ, मतलब कि बहुत छोटा था कि वे जो पक्षी शावक मतलब बच्चे जो होते हैं, चिड़ियों के जो बच्चे होते हैं, उस जाली के जो गोल फ्रेम ऐसा लगता है, उसमें फ्रेम में वो किसी चित्र के समान जड़े हो, मतलब इतना टाइट था, ऐसा लगता था कि फ्रेम के अंदर उन जो चिड़िया के बच्चे थे उनको बिठा रखा हो या लगा रखा हो, चिपका रखा हो। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण में चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमान ने मुझे इस मोर के जोड़े के नकद, है ना। तो उन्होंने कहा, जैसे ही वो उसको देख रही थी तो मियाँ जी थे वो फिर शुरू हो गए थे, उनकी जो बोलने की जो स्पीड थी स्टार्ट हो गई थी उनकी। उन्होंने गुरुजी से कहा कि ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमान ने मुझे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए हैं। उसने कहा कि जिन्होंने उनको बेचा था उन्होंने उससे कितने रुपये लिए, 30 रुपये लिए हैं। बारहा कहा, भाई ज़रा सोचो तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। उन्होंने कहा कि ज़रा इनको देखो कि इस मोर में कोई इतनी खासियत भी नहीं है कि मोर दिखाई दे रहे हो और आप इतनी बड़ी कीमत मांग रहे हो। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। उन्होंने कहा कि वो जो है मुंजी मतलब जिनसे बेचा था उन्होंने कहा कि मेरी बात को नहीं सुनना चाह रहा था वो, आपका ख्याल करके अच्छता पछता कर देना ही पड़ा। उसने कहा कि मुझे आपका ध्यान आ गया था, इसलिए जितने उसने मांगे मैंने उसको दे दिए। अब आप जो मुनासिब समझे, उसने कहा कि जो आपको उचित लगे वो आप मुझे दे दीजिए। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा तो मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता है था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया हो, है ना। उसने कहा कि 30, उन्होंने कितने पैसे दिए उसको, 30 जो चिड़ीमार को दिए थे और 5 रुपये और मिलाकर उसको 35 रुपये उन्होंने दे दिए थे। और उन्होंने कहा कि ये छोटा जो पिंजरा है कार में रख दो, है ना। और उसने कहा जैसे ही वो पिंजरा उठाया गया तो वो जो बच्चे थे वो क्या हो गए, उनमें हलचल मच गई और वो छटपटाने लगे। तो उन्होंने कहा ऐसा लगता था मानो वो पिंजरा ही बिल्कुल जीवित हो गया हो, जैसे कि वो उड़ने के योग्य हो गया हो पिंजरा सहित। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया। जब वो घर पर लेकर गई होंगी उनको तो उन्होंने देखा कि सब उनसे कहने लगे कि भैया तो तीतर के बच्चे मोर के बच्चे नहीं है और तुम्हें ठग लिया गया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा हुआ होगा, उन्हें ठगा गया हो उन्हें कई बार, है ना। तो उन्होंने कहा कि कमजोरी हो गई थी उनकी कई बार। उन्होंने कहा कि जो कई बार ठगा होगा उसको, तो उसने कहा इस वास्ते मुझे चिढ़ होने लगी थी और ये मेरी कमजोरी बन गई थी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मतलब उनसे गुस्सा होकर मैंने कहा, मोर में क्या सुरखाब के पर लगे हैं। उन्होंने कहा कि क्या मोर के क्या लगे, सुरखा मतलब लाल तिरख रंग बना है, तिरख रंग लगे हैं, है तो पक्षी ही। उन्होंने कहा पक्षी ही हैं तो क्या। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने जब मुझे चिढ़ा दिया तो उनके जो व्यवहार था मेरा उनके प्रति कुछ मतलब कि उनसे इतना प्यार नहीं रहा होगा उन्हें, है ना, कुछ विशेषता आ गई थी। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उनका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी में जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे, है ना। उन्होंने कहा कि जो उनका पढ़ने लिखने का जो कमरा था उन्होंने उस पिंजरे में उसको वहाँ पर लेकर गए और कमरे का दरवाज़ा उन्होंने खोला और उसमें मतलब पिंजरे को उनको खोला और अपने कमरे में उनको बच्चों को कर दिया। और वहाँ पे 2 कटोरी में उन्होंने सत्तू की जो छोटी छोटी गोलियां बनाकर रखी और पानी रखा। फिर वे दोनों चूहेदानी के पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। जैसे उनको पिंजरे से निकाला गया तो वो कमरे में मतलब चारों तरफ चहलकदमी करने लगे होंगे, कभी मेज के नीचे घुस जाते थे, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छुपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी के कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। उन्होंने कहा काफ़ी देर तक मतलब एक दूसरे से साथ खेलते रहे होंगे, लुका छुपी खेलते रहे वो। और अंत में जब वो काफ़ी थक गए तो उन्होंने जो लेखिका है उनकी जो कागजों की
जो जहाँ पे रद्दी कागज वो फेंका करती होंगी उसकी टोकरी को अपने नए बसेरे के रूप में गौरव प्रदान किया। मतलब वहाँ पे उन्होंने अपना कमरा बना दिया उसको बैठने के लिए, है ना, अपना घोंसला बना दिया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट हो रहे थे। उन्होंने कहा दिन भर वो इधर उधर छुपा करते थे, है ना, और उसके बाद रात को क्या करते थे, जो टोकरी रद्दी की टोकरी थी उसमें जाकर वो बैठ जाया करते थे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे, है ना। उन्होंने कहा कि वो कभी कभी क्या करते थे, जब वो हो गए कि उन्हें निश्चित हो गया कि इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, है ना, तो वो क्या करते थे, फिर वो उससे हिल मिल गए थे लेखिका से। कभी उनकी मेज पर चढ़ जाते थे, कभी कुर्सी पर, और कभी अचानक से उनके सिर पर वो मतलब प्रकट हो जाते थे, कहीं से भी अचानक से प्रकट हो जाया करते थे। खिड़कियों में तो मैंने जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवागंतुकों को अपना का पता लगा सकती थी। उन्होंने कहा कि उनकी जो खिड़की थी उस पर तो जाली थी, लेकिन दरवाज़ा भी उनको निरंतर बंद करके रखना पड़ता था। जो उनकी बिल्ली थी जिसका नाम चित्रा था, है ना, उसने कहा जी नए मेहमानों का वो पता लगा सकती थी, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। उन्होंने कहा कि उनको यदि उनके बारे में पता चलता था बिल्ली को, तो ये अनुमान करना कठिन है कि वो क्या करती हो सकता था, वो उनको खा सकती थी, वो, है ना, उनको नुकसान पहुंचा सकती थी। वैसे तो वह चूहों को पर भी आक्रमण नहीं करती। उसने कहा वैसे तो मेरी बिल्ली चूहे भी नहीं मारती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उन्होंने कहा कि हो सकता था कि वो जो अपरिचित जो लोग थे हर तरह से, है ना, सर्वथा माने हर तरह से अपरिचित थे, मतलब बिना उसके थे, बिना परिचय के थे पक्षियों के अनधिकार, मतलब कि आपका हो गया अधिकार रहित, है ना, चेष्टा का प्रश्न था। मतलब उन्होंने उनको उस कमरे में जो उनका अधिकार कर लिया था, तो इसलिए हो सकता है कि उसे गुस्सा आ जाता। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐसे ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी, है ना, तो अभिमानी मार्जारी के लिए भी क्या था उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि जो उनकी बिल्ली थी मार्जारी, मतलब कि मादा जो बिल्ली थी, उसके लिए ऐसा ही कही जाएगी, मतलब उसके लिए ये स्थिति बहुत था, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता कि उसके जो मेज कुर्सी था, उसका सिंहासन था मेज, है ना, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था। तो ये देखकर जो उसकी बिल्ली थी, है ना, घमंड करने वाली जो बिल्ली थी, उनकी जो मादा बिल्ली थी, उसको क्या था, बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा आता। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतु का सामान्य निवास है। उन्होंने कहा कि जब मेरे कमरे में कायाकल्प, मतलब कि उन जब इधर उधर वो करते होंगे, शरीर का नया हो जाना, मतलब उनके शरीर में जब विकास होने लगा होगा, तो उन्होंने कहा चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा उनके घर में, मतलब कि हो सकता है बच्चे वो जो शैतानी करते हो, पार्टी करते हो इधर उधर, है ना। तो मैंने बड़ी कठिनाई से उन दोनों को उनको पकड़ा उन्हें, और जो जाली घर में उनका बड़ा जो था जहाँ पे वो सारे जीव जंतुओं को रखा करती थी, है ना, उनको वहाँ पर पहुँचा दिया उन्होंने। दोनों नवागंतुओं ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि जैसे दोनों नवागंतु, मतलब कि जो नए वो थे आए हुए मेहमान, है ना, उनके रहने वाले पर उन्होंने जैसे वहाँ पर रह रहे होंगे और जो थे जीव जंतु, उनको देखकर इतना कौतूहल, इतना शोर मचाया जैसे कि किसी नई दुल्हन के आने पर, है ना, परिवार में होता है काफ़ी शोरगुल हो जाता है जब नई दुल्हन आती है घर पर। तो उन्होंने बताया कि लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटुरगु की रागनी अलापने लगे। उन्होंने कहा जो उनका लक्का कबूतर था उसने नाचना छोड़कर उसकी तरफ दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर उसको उनकी गुटुरगु की जो रागनी है, उनकी जो मुँह आवाज़ गुटुरगु आती है, वो बोलने लगे। वो बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान कर्म में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उन्होंने कहा जो उनके बड़े जो खरगोश थे वह एक लाइन में बैठकर उनको ध्यान से उनको देखने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। और उसने कहा जो छोटे छोटे खरगोश के जो बच्चे थे प्यारे से कैसे लग रहे थे, ऊन की गेंद के समान थे जो, उछल उछल कर उनकी तरफ चारों ओर उछल कर शोर मतलब उछल कूद मचाने लगे। तो तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आँख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उन्होंने कहा कि और तोता जो थे ऐसा लगता था कि अपनी एक आँख बंद कर करके
उनका परीक्षण कर रहे हों कि कौन है क्या है, एक आंख बंद करके देख रहे थे उन्हें। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। उन्होंने कहा उस दिन ऐसा लगा मानो कि उनके चिड़ियाघर में एक बहुत बड़ा शोरगुल हो गया होगा, बहुत भूचाल आ गया ना। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही कर्मशा और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली बनना, है ना। उन्होंने कहा धीरे धीरे दोनों मोर के जो बच्चे थे वो बढ़ने लगे और उनका जो कायाकल्प होने लगा था, मतलब उनके शरीर में जो विकास होने लगा था, कर्मशा रंगमय था। मतलब क्योंकि मोर के बच्चे क्या होते हैं, मोर क्या होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनमें वैसी विकास हो रहा था जैसे कि इल्ली से तितली का बनना, है ना। इल्ली में से तितली निकलती है, उसी तरह से उनका विकास हो रहा था, है ना। फिर उन्होंने कहा कि मोर के सिर पर कलगी और सघन ऊंची और चमकीली हो गई थी, और मोर के सिर में जो थी, जो कलगी होती है मोर के सिर के ऊपर, है ना, उसने कहा बहुत घनी हो गई थी और ऊंची हो गई थी और चमकीली हो गई थी। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई थी। उन्होंने कहा उसकी जो चोंच थी काफ़ी पैनी हो गई थी, चाकू के समान, है ना। गोल आँखों में इंद्रनी कीन नीलाभ, है ना, इंद्रनी सी की नीलाभ धुंधती झलकने लगी थी। उन्होंने कहा कि उनके जो पैनी हो गई थी, आँखों में इंद्राणी की समान, इंद्र के समान जो थी, है ना, नीलाभ धुंधती झलकने लगी थी, है ना। धुंधती मतलब चमक, है ना, चमक झलकने लगी थी। और लंबी नीली हरित गिरवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने लगी थी। उन्होंने कहा कि जो उनकी लंबी नील हरित जो नीले थी और थोड़ा सा नीला हरा रंग होता है ना उनका, तो उनकी गिरवा मतलब गर्दन पर, और उनकी हर भंगिमा मतलब उनकी जो हाव भाव होते थे उनके धूप छाँव की तरंगे उठने लगी थी उनके उसकी, उसमें जो धूप पड़ती होगी तो उसमें कई कलर उसमें दिखाई देते होंगे, है ना। उसके बाद उन्होंने कहा कि कहा गया दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगा था। उन्होंने कहा कि उनके जो दक्षिणी वाम पैनी हो गई थी, उसने कहा दक्षिणी वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद रंग का आलेखन होने लगा था, उनको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। उनके पंखों में पूंछ लंबी हुई और उनके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उदित हो चुके थे। उन्होंने कहा कि उनके पंखों में उन्होंने कहा कि कहाँ गए से उनके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो चुके थे। उन्होंने कहा कि जो उनके रंग थे उसमें जो आपने देखा होगा पंखों में चांद के जैसे बने होते हैं, है ना, इंद्रधनुषी माने रंग बिरंगे जो रंग थे वो चमकने लगे थे। रंग रहित पैरों को गर्बीली गति के ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया था। उनके रंग पैरे कैसे होते हैं, है ना, रंगहीन होते हैं, बहुत बुरे लगते हैं, तो कहते हैं ना मोर अपने पैरों को देख कर होता है ना। उसने उसकी गर्बीली गति ने एक नई गरिमा को रंजित कर दिया था, है ना। तो रंजित मतलब प्रसन्न कर दिया था। उनका गर्दन ऊंची ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा में के साथ उनके नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं से जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही नहीं किया जा सकता, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। उन्होंने कहा कि उनकी जो सुंदरता थी, है ना, उसके हर चीज़ को मतलब दाना चुगने से लेकर पानी पीने से लेकर किसी शब्द को सुनने के लिए टेढ़ी गर्दन करना, हर चीज़ तो जो थी उसकी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, है ना। उसने कहा कि उसको किसी एक उसमें नहीं आंका जा सकता, है ना, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी पूंछ, धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा मंतर गति आदि के से वह भी मोर को उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगी थी। उन्होंने कहा मोरनी का विकास तो इतनी अच्छी तरह से नहीं हुआ था जितना कि मोर का हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा उसकी गर्दन तो धूप छाई जो गर्दन थी उसकी, हवा में चंचल कलगी थी, पंखों में जो शाम शेत पर लाइनें थी मंथना, उसने कहा कि वो भी उसको बहुत सुंदर बनाती थी। उसने कहा कि मोर की जो सहचरणी मतलब सहेली के रूप में उसका प्रमाण देती थी, है ना, उसके जो एक दूसरे के जो दोस्त होते हैं उसका प्रमाण वो देने लगी थी। क्लास आपका अब ये भाग 2 मैं आपको उसको आपके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, तब तक आप इतना भी इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।